तो गुरु लोग धुरंधर देखने के बाद अभी भी कुछ लोगों के दिलों में सवाल है कि अब आगे क्या। जहां अब इसी आगे को समझने के लिए आज हम धुरंधर की एंडिंग एंड फिर उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को समझेंगे कि फिल्म खुद को कंप्लीटली एंड करती है या फिर एक ब्रिलियंट फ्यूचर के लिए अभी भी एक रूम छोड़ा है। जहां भी धुरंधर की एंडिंग को समझने के लिए उसके कुछ उन छोटी डिटेल्स को गौर करना बहुत ही जरूरी है कि फिल्म किस रास्ते को लीड कर रही थी। जहां फिर फिल्म के ठीक क्लाइमैक्स से पहले हमजा दुबई जाते हुए दिखता है, जहां फिर वो दुबई जाके हमजा को फ्री हैंड दिया जाता है अजय सान्याल से, जहां फिर वो पाकिस्तान में जो भी चाहे लियारी, कराची, बलूचिस्तान में जैसे भी चाहे वो कर सकता है। एंड फिर इसी के साथ हमजा के दिल में जो इतने सालों से किलस और आग भरी थी वो एक एक कर कर उन सारे टेररिस्ट के ऊपर निकलती है, जिसमें हमजा इस बात को ध्यान भी रखता है कि वो सिर्फ मेन बैड गाइज को ही ना मारे बल्कि उन सारे छोटे मोटे टेररिस्ट को भी मार दे जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंडिया पे टेररिस्ट अटैक से कनेक्टेड थे, जिससे वो भविष्य में होने वाले टेररिज्म की उन नस्लों को ही खत्म कर दे। जिसे देखकर मेजर इकबाल कितना हेल्पलेस हो जाता है, वो मोमेंट होता है मूवी में कि भाई वो एक चूहा बन चुका होता है। जहां पे फिर पीक डिटेलिंग की माने तो मूवी में कोई और भी डेथ्स ऐसे फालतू नहीं दिखाई गई हैं, क्योंकि भाई आदित्य धर ने जमीन खोद के सबका नाम निकाला हुआ है, जैसे कि अब्दुल रहमान मक्की रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरर फाइनेंसिंग, शाहिद खालिक रजा कुपवारा ब्लास्ट, अमरजीत सिंह ड्रग डीलिंग एंड आईएसआई एसेट इन इंडिया, मोहम्मद रियाज जयपुर ब्लास्ट, रियाज अहमद एलियस अबू कासिम रजौरी अटैक, दाऊद मलिक इंडियन एम्बेसी अटैक, इम्तियाज आलम आर्म्स प्रोवाइडर, भुट्टो V2611 अटैक, जहूर मिस्त्री कांधार प्लेन हाईजैक एंड साथ में ही ड्रग्स एंड आर्म्स के वेपन्स को भी सप्लाई करते हुए ये नजर आता है। एंड उसकी डेथ तो सबसे मेजर रखी गई थी फिल्म में। एंड फिर एंड में सबको टॉप करते हुए मेजर इकबाल आता है और मेजर इकबाल के मारने के बाद ही अपना लास्ट चैप्टर शुरू होता है धुरंधर, जिसमें आई लाइक द फैक्ट कि अच्छा हुआ है इस तरीके से इन्होंने दिखाया, क्योंकि दुनिया ऐसे कोई रोजी लवी डबी नहीं होती। हमजा पकड़ा जाता है, उसके पास बहुत ही सारा ट्रॉमा है, वो बदल नहीं सकता क्योंकि वो बदल पा ही नहीं रहा है, उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। इसी वजह से आईएसआई चीफ भी वहां पे मौजूद है। वे सारी इंटेल के लिए हमजा को बहुत ही टॉर्चर कर रहे होते हैं और उमार जो कि एसपी असलम के साथ टीम में लीड कर रहा था, वो तो भाई इस पूरे ऑपरेशंस को सबसे आगे फिगर आउट करने के लिए पड़ा हुआ था। एंड उसने ही पहला भांडा भी फोड़ा है, जहां पे फिर आईएसआई के चीफ को आगे चल के अपने कॉल आता है अजय सान्याल का और वो बोलते हैं कि हमारा एक लड़का तुम्हारे पास है और उसको इज्जत से छोड़ दो। जिसमें फिर आईएसआई चीफ बोलते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते, इसको क्या हाल करेंगे तुम वगैरह, इंडिया का भी वैसा ही हाल होगा, लाइक काफिर वगैरह वगैरह, मतलब यू नो द ड्रिल। पर फिर अजय सान्याल अपना ट्रम्प कार्ड खेलते हैं, बताते हैं कि अगर पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान का आईएसआई ऑफिसर पाकिस्तान की सेंसिटिव न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन को अपने दुश्मन देश इजराइल यानी कि ज्यूस को दी है, तो वो उसके घर में जाकर उसकी सारी नस्लें खत्म कर देंगे। इट विल गेट वेरी पर्सनल फॉर दैट आईएसआई चीफ। जहां फिर रास्पुतिन का गाना बजते हुए फिर से हमें वही वीडियो की एमएमएस दिखाई जाती है, जिसमें वो इजराइल के लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं और फाइल दे रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली ये देख के तो वो घबरा ही जाता है। और फिर अजय सान्याल बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इजराइल हमें नहीं बताएगा? और फिर वो ऑर्डर करते हैं उस आईएसआई चीफ को कि हमजा को मारगरा हिल्स पे छोड़ दो एंड वहां से इंडिया का बंदा उसे पिकअप कर लेगा। एंड अब जो आप सोच रहे होगे कि वहां कौन बंदा होगा तो भाई वो भी एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, मगर खैर फिर वो बोलते हैं कि हमजा प्राइवेट प्लेन में जाएगा और एटीसी हैंडल कर लेगी, उसके बाद से जो भी चीज़ें होंगी वो खुद ही फिगर आउट कर लेंगे। मगर इसके बाद आईएसआई चीफ बोलते हैं कि अब ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन एजेंट की बात बहुत ही बुरी तरीके से फैल चुकी है और अब बात को दबाना बहुत ही मुश्किल है, तो किसी ना किसी पे तो कोई इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा। और फिर वही नाम आता है फुल सर्कल मोमेंट के साथ, हमजा उसका नाम लेता है जो है उजैर बलोच, जहां अभी भी वो पूरा पोटेंशियल लगता है लियारी में कैओस को लाने के लिए। एंड हमजा ये बात बताता ही है कि उसने उजैर को जिंदा ही इसी बात पे रखा हुआ था कि वो उसका स्केपगोट बनेगा। जहां पे अभी उजैर बलोच पाकिस्तानी जेल में है एंड उसके ऊपर इंडिया के लिए स्पाई करने वाले अगर एलिगेशंस लग जाते हैं तो वो तो जिंदगी भर कभी जेल से नहीं निकलेगा। एंड इनफैक्ट उजैर बलोच अभी भी जेल में है जब हम बात कर रहे हैं, जहां पे उस इल्ज़ाम को डाल दिया जाता है उजैर पे, तो वो इंडिया को इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा था, जिससे फिर हमजा का भी ये आखिरी काम कंप्लीट हो जाता है। एंड फिर क्या, आईएसआई चीफ हेल्पलेस हो जाता है एंड उसे मारगला हिल्स छोड़ना ही पड़ता है, जहां पे उसका लुक पूरा चोटिल है, अधनंगा, खून से लथपथ, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हुआ पड़ा, धीरे धीरे चल रहा है। पर फिर पीछे से एक कार आती है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है कि अंदर कौन है, पर बस उसका एक डोर ओपन होता है
जसकीरत उसके अंदर बैठ जाता है एंड अंदर कार के अंदर जाते ही कार्स की लाइट ऑन होती है और हमें नजर आते हैं जमील जमाली साहब, जो कि ये मोमेंट सबसे बड़ा सरप्राइज बनता है मूवी का, जहां यहाँ पे हमें पता चलता है कि जमील जमाली 45 साल से पॉलिटिक्स में शामिल हैं, वो भी पाकिस्तान को अंदर से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल लेवल पे, जहां पे वो इतने सालों से हमजा की मदद ही करते आ रहे थे। एंड पूरी स्टोरी में यही कहानी पूरी तरीके से पलट जाती है, क्योंकि मूवी का बेस्ट स्पाई मेरे मायनों में तो जमील साहब ही थे। इसे हम बहुत ही टाइम से चूतिया समझ रहे थे, आई मीन लोग ही हेट भी कर रहे थे, मगर वो सारी इज्जत उन्होंने अपने लिए ले ली। जहां पे उरी में भी सेम यही काम कर रहे थे एंड यहाँ पे अपने धुरंधर में भी सेम उन्होंने यही काम किया है। मैं चाहूंगा कि भविष्य में वो टाइप कास्ट ना हो जाए, पर क्या परफॉर्मेंस उन्होंने डिलीवर की है। जहां पे फिर आगे कहानी में बात करें तो रियलिस्टिकली जमाली जसकीरत को कहते भी हैं कि यलीना और बच्चों को भूल जाओ, उसी में उनकी भलाई है। एंड जब जसकीरत दाऊद को मार नहीं पाता तो हमें जमाली के थ्रू ही पता चलता है कि वो अपना गेम ही खेल चुका है। उसने 90s में दाऊद को स्लो पॉइजन कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ कभी रिकवरी नहीं हो पाई और वो उसे धीरे धीरे करके टॉर्चर करके मारने में बिलीव करता है, विच इज काइंड ऑफ गुड कि ये भैंचोद बंदा बेड रिडन ही ठीक था, वरना क्योंकि अगर ये हक्का बक्का खड़ा होता तो क्या क्या नहीं कर सकता था। जहां फिर उसके बाद हमजा पाकिस्तान में एक आखिरी बार मुस्कुराता है एंड इंडिया पहुंच के जसकीरत बनता है, जहां पे वो सबसे पहले तो जैसे प्रोटोकॉल होता है अजय सैनियाल एंड बंसल को अपने सारी डिटेल्स एंड इंटेल प्रोवाइड करता है एंड नेक्स्ट डे उसकी एक और ब्रीफिंग होती है, क्योंकि अभी सारी बातें खत्म नहीं हुई हैं। पर तभी हम देखते हैं कि हमजा प्रोटोकॉल तोड़कर नेक्स्ट डे पठानकोट की ट्रेन पकड़ के निकल चुका है। एंड ये सुनकर अजय सैनियाल उस पूरी जर्नी में अपने हमजा को रोकते नहीं है, आई मीन जसकीरत को नहीं रोकते हैं। जहाँ पे हम जसकीरत को घर जाते देखते हैं एंड भाई गॉड क्या खूबसूरत सीन था, वो पूरा सीक्वेंस कितना प्यारा क्राफ्ट किया गया था। वो लड़खड़ा के कदमों को ऐसे धीरे धीरे लेके चल के एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है, वो अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट कर रहा है एंड वो पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आ रही है कि फाइनली मैं अपने माँ से मिल पाऊंगा, अपनी बहन जसलीन और उसके बच्चों को देख पाऊंगा। एंड वो सीक्वेंस इतना कामिंगली खूबसूरत था कि आदित्य धर की फिल्म मेकिंग वहाँ पे एक्सेल कर गई थी, क्योंकि मूवी का सारा इमोशनल वेट इधर पोर आउट हो जाता है। एंड फिर जैसे ही वो अपने घर के सामने पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की उम्र हो चुकी है लेकिन अभी भी काम कर रही है। बहन और माँ आपस में बात कर रहे होते हैं और उन्हें देखकर वो खुश भी हो जाता है और रोने भी लगता है। बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर आ रहे होते हैं कि फिर वो पीछे मुड़ के भी देखता है कि मे बी ये सोचने के लिए कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए, क्या जवाब मैं दूंगा सबको। एंड यही उसका कर्ज है कि उसे अब हमेशा जिंदगी भर प्लान बनाते रहना पड़ेगा, लोगों को एक्सप्लेन करता रहना पड़ेगा, झूठ बोलते रहना पड़ेगा। उसकी माँ उसके आंखों के सामने ही दरवाज़ा बंद करके चली जाती है, जहाँ पे उसकी माँ उसे देख तो नहीं पाती क्योंकि जसकीरत अभी बहुत ही दूर खड़ा होता है और उसे वो महसूस कराता है कि वहीं बीच में खड़े रहे कि क्या इस घर के दरवाजे मेरे लिए ज़िंदगी भर बंद हो चुके हैं, क्या मैं वापस लौट जाऊं, इसी में भलाई है, क्या यही अच्छा होगा कि मेरी माँ के लिए मैं मरा हुआ ही बेटा रहूं। और जो ये शायद छोड़ के जाती है कहानी, वो पीछे मुड़कर देखता भी है कि कहाँ से मैं आया था, कहाँ मैं चला गया था, और उसे देखकर फिर से अपनी माँ के घर को देखता है एंड देन फिर अपनी सारी चॉइसेस का बोझ, वो सारी दुनिया का बोझ हमारे ऊपर छोड़ देता है, हमारी तरफ देखते हुए कि अब आपको चूज़ करना है कि आप क्या मानते हो। जहाँ पे जसकीरत हमारी तरफ ज़रूर से देखता है और हमसे क्लोजर मांगने की कोशिश करता है कि आप क्या चूज़ करोगे, क्या आप यकीन करोगे। एंड देन जहाँ पे आप इमोशनल टेक ले ही लेते हो कहानी में कि मैं ये चॉइस लेकर आगे बढ़ता, तभी मूवी का ऐसा स्नैप कट होके एक ब्लैक स्क्रीन आती है एंड उस पर टेक्स्ट होता है कि बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। जहाँ पे आप पर्सनली मेरे मायनों के बारे में अगर जानना चाहोगे तो आई मीन दिल्ली से पठानकोट का रास्ता 10 से 6 घंटों के बीच का है, तो इतना टाइम बहुत ही होता है सोचने के लिए कि मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ। एंड काफ़ी सारी इमोशंस वो मैं बह चुका था अपना जसकीरत, तो मेरे मायनों में तो घर पहुँच ही चुका होगा, अपनी फैमिली से मिल लिया होगा। तुम इसे ऐसे भी देख सकते हो, समझ सकते हो कि जो वो बन चुका है अब वो ना हमजा है ना जसकीरत है, वो एक एजेंट ज़रूर से है जिसे अपने देश के लिए अपना धर्म और बलिदान दिया हुआ है, पर अब वो इंसान नहीं रहा है जिसे एक्चुअली में उसकी माँ जानती थी। मगर फिर भी लाइक एक माँ के लिए उसका बेटा तो एक छोटा सा बेटा ही रहता है और उसको ये वनवास काट कर लाइफ में क्लोजर मिलना भी चाहिए।
एंड फिर इतना ही नहीं, मूवी जब यहाँ पे एंड हो जाती है तो ये पहली बार होगा कि किसी इंडियन फिल्म ने अपने मिड एंड पोस्ट क्रेडिट के साथ इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है कि पिक्चर में एकदम आखिरी मोमेंट तक उन्होंने एक वीडियो फुटेज रखी है। क्योंकि जनरली ऐसा हॉलीवुड फिल्में ही अपनी पिक्चरों के साथ रखती हैं, क्योंकि इधर के स्टूडियोज तो यही बात समझते हैं कि इंडियन ऑडियंस इतने आखिर तक नहीं रुकने वाली। जिसमें फिर अपने पहले मिड क्रेडिट सीन की बात करें जो कि बहुत ही लंबा है, आई मीन एक एक्चुअल पूरा सीक्वेंस है, वो जसकीरत के पूरे ट्रेनिंग सीक्वेंस एंड मोन्टाज को दिखाता है, जहाँ पे वो उर्दू, फारसी, बलोच,